विल न्यूज 24.in में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं विल न्यूज 24.in। इस वक्त हमारे साथ प्रशांत सिंह जुड़ चुके हैं जो मास्टर ऑफ लॉ उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से हैं, पीजी डिप्लोमा इन साइबर न्यू दिल्ली से हैं। आज हम लोग जानेंगे इनसे साइबर क्राइम से संबंधित इश्यूज व चैलेंजेस को। प्रशांत जी, स्वागत है आपका विल न्यूज 24.in में। जी प्रदीप जी, नमस्कार। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे, साइबर क्राइम क्या है? देखिए, साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो हम लोग ऑनलाइन करते हैं और इसमें बेसिकली सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल होता है, जैसे कम्युनिकेशन डिवाइस, लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मींस के जरिए अगर कोई हम क्राइम करते हैं तो उसको साइबर क्राइम कहते हैं। जैसे कि एक दो एग्जांपल है, कभी कभी लोग अनजाने में भी और जानबूझ करके भी साइबर क्राइम करते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता और कुछ लोग को पता होता है तो वो सोचते हैं कि क्या दिक्कत है, हम लोग इंटरनेट में बैठे, कोई तो देख नहीं रहा है, तो हम लोग किसी भी तरीके से कोई भी सामग्री को डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर कंप्यूटर रिसोर्स का इस्तेमाल करके, हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर लिखा है कि आप किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करके या कोई रिसोर्स का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स का जैसे कंप्यूटर हो गया, तो आप साइबर क्राइम कर देते हैं। अगर आपका कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कंप्यूटर से जुड़ा हो, कंप्यूटर के द्वारा हो या कंप्यूटर के माध्यम बनाकर किया गया हो। जैसे हम लोग इसमें देखेंगे कि कुछ साइबर क्राइम के एग्जाम्पल भी हैं हमारे पास। जैसे कि आप ब्लैकमेलिंग की बात करें तो कोई ब्लैकमेल करता है, किसी भी तरीके का व्हाट्सएप से कोई गलत बात करता है या फेसबुक के जरिए कोई गलत आईडी बना करके किसी तरीके से किसी को बदनाम करता है, गाली गलौज करता है। तो इस तरीके के क्राइम को, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइम हुआ है वो एक कंप्यूटर रिसोर्स का इस्तेमाल किया गया है, या हो सकता है मोबाइल, टैबलेट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो इसका इस्तेमाल करके जो भी कोई काम करता है तो वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। जैसे कुछ एग्जांपल है, फैक्स, मेल और कॉल। जैसे देखिए कि फैक्स में क्या होता है, कोई भी फैक्स कहीं से भी आता है। मेल है, मेल में भी बहुत सारे न्यूमेरियस आप देख सकते हैं, बहुत सारे मेल आते हैं। जैसे कि आप लॉटरी जीत रहे हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख, उसको क्लेम करने के लिए 50,000 रुपये आप दीजिए। तो इस तरीके का जो स्पैम ईमेल है और स्पैम कॉल है उसको एंटरटेन लोग ना करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है। जी जी जी, क्या प्रशांत जी, इस पे सरकार कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बनाया है? जो इस तरह के लोग हरकत करते हैं तो इसको ट्रैक करने के लिए क्या अभी तक कोई सिस्टम नहीं आया है? इसमें सिस्टम है सर्ट इन, जो इंडियन जो सर्ट इन है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन लोगों पे मॉनिटर करती है, देखती है कि कौन क्या क्राइम कर रहा है। सब डिपार्टमेंट का एक आईटी सेल है। जैसे कि अगर मान के चलिए कोई पॉलिटिकल, आप ये लीजिए कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लीजिए, तो वहाँ भी लोग कहीं ना कहीं उसके आईटी सेल्स बैठे होते हैं, जिस पे वो सोशल मीडिया के ऊपर निगरानी रखते हैं कि कौन क्राइम कर रहा है, क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है। तो इस गतिविधि को वो हमेशा देखते रहते हैं। तो लोग सोचते हैं कि इनको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारी गतिविधि मॉनिटर्ड की जाती है। जी, चलिए ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सके? प्रदीप जी, साइबर क्राइम से बचने का एक ही एक जरिया है, हम लोग को साइबर अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोग को जागरूकता की कमी है लोगों के बीच में, तो एक तो वो बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल उतना ही करें जितनी की ज़रूरत है। सोशल मीडिया में कोई भी अनजान व्यक्ति से, स्ट्रेंजर से हम ना मिलें, किसी को अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन ना दें किसी पे यकीन करके। और दूसरी बात है, सबसे अहम बात है कि आप जब सर्च करते हैं तो आप अपने एड्रेस बार में नहीं देख पाते लोग कि STTP एक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है, आप URL जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे STTP उसके बाद S लगा होता है, जो कि S स्टैंड फॉर सिक्योर। अगर वो साइट सिक्योर्ड है तो वहाँ पे S आपको दिखेगा, मतलब वो साइट ट्रस्टेड है। अगर वो S नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो साइट ट्रस्टेड नहीं है। हो सकता है वो स्पैम साइट भी हो, जो क्लोनिंग करके बनाते हैं, फिशिंग साइट बनाते हैं, हूबहू वैसे ही दिखने को लगता है, लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है। आप गलत से डिटेल और डेटा डाल देते हैं और वो डेटा एक स्कैमर के पास चला जाता है और ये एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। उसके बाद हम लोग कोई भी, तीसरी बात यह है कि आप किसी भी तरीके का फेक एडवर्टीजमेंट
का शिकार ना बने, उसके लिए आपको हमेशा एक जो सरकारी जो जॉब के लिए निकालते हैं, एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि नौकरी मिल रही है, तो उस नौकरी को देखने के लिए हमेशा आप जो ऑफिशियल साइट है उसके नोटिफिकेशन को हमेशा देखें, ना कि किसी ऐड को देखें, क्योंकि ऐड से आजकल लोग पैसा कमाना गलत तरीके से, इलीगल तरीके से मनी इनकम का एक जरिया बन चुका है। तो कोई भी, एक तो ये हो गया। दूसरा, आजकल यूट्यूब पे लोग बहुत सारे ऐसे वीडियो डालते हैं जो कि कॉपीराइटेड है, जैसे उसका म्यूज़िक, जैसे उसका ऑडियो। तो आप जिस तरीके का, अगर कोई भी ऑडियो को भी चोरी करता है, किसी म्यूज़िक को चोरी करता है, किसी भी वीडियो को चोरी करता है, या किसी कंटेंट को चोरी करता है, क्योंकि हम लोग के पास तो आप प्रॉपर्टी है, आप देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी है, आप लोग सिविल केस करते हैं, लेकिन हमारे पास इंटरनेट के ऊपर कौन सा प्रॉपर्टी है, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो IPR के अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट हम इंटरनेट के ऊपर किसी को चोरी नहीं कर सकते। अगर वो चोरी होता है तो वो पेनलाइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस पर कंपनसेशन चार्ज किया जा सकता है, जहां पे आपको जुर्माना या हर्जाना भरना पड़े। जी प्रदीप जी, आखिर साइबर क्राइम लोग क्यों करते हैं? क्या वजह है? सिंपल है कि साइबर क्राइम क्यों करते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम करने का मंशा जो होता है वो एक तो आप एक तरीके से, पहला पॉइंट है कि हेट स्प्रेडिंग के लिए, कि कोई भी गलत तरीके से कोई भी अपना बात को गलत स्प्रेड करना चाहता है, र्यूमर्स फैलाना चाहता है, कोई पार्टी के लोग, कुछ दूसरे पार्टी के लोग, मतलब इस तरीके के र्यूमर्स ज़्यादा फैलाए जाते हैं, एक तो उसके लिए। दूसरा है किसी भी तरीके का इलीगल एक्टिविटी के लिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटी है, कोई भी लोग इलीगल एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए भी वो लोग गलत ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद किसी भी तरीके का किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान के चलिए किसी का नाम बहुत अच्छा है और वो इस तरीके का क्राइम करके उसको डिफेम करते हैं, या इलीगल इनकम के लिए। कोई आजकल कमाना बहुत मेहनत वाला काम है सर, तो मेहनत कोई करना चाहता नहीं है, तो साइबर क्राइम एक सबसे सिंपल जरिया है किसी को बेवकूफ़ बना के ठगी करने का। तो इलीगल इनकम बहुत ज़्यादा इससे कमाते हैं ये लोग। तो बहुत कम समय में लोग मेहनत करना नहीं चाहते लेकिन कमाना चाहते हैं, ये है बेसिकली। तो हम इस चीज़ पे देख सकते हैं। तो जी ठीक है। साइबर क्राइम के लिए क्या कोई निश्चित स्थान होना जरूरी है, या कहीं से भी कोई साइबर क्राइम कर सकता है? हाँ, क्या उसके लिए कोई एक प्रॉपर जगह है या स्थान है, क्या है? क्वेश्चन ये चीज़ है कि साइबर क्राइम के लिए एक निश्चित स्थान है या नहीं। देखिए, अगर मान के चलिए, अगर अपने टाउन के एग्जांपल हम देते हैं, तो अगर मधुपुर गांधी चौक में कोई क्राइम होता है और वो पता चलता है कि ये क्राइम इस जगह पे हुआ है, और तो हम लोग मधुपुर थाना के अंतर्गत उसका जुरिस्डिक्शन पार्ट कवर होता है, या फिर जहाँ भी मधुपुर का थाना का कवर होता है वहाँ तक का है। लेकिन जो इंटरनेट के ऊपर क्राइम होता है वो कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, किसी को इसका पता नहीं है, एक फिक्स प्लेस नहीं है। क्योंकि आजकल लोग IP बदल के भी काम करते हैं, जिसको हम लोग वर्चुअल प्रॉक्सी, IP प्रॉक्सी बोलते हैं, जहाँ पे आप अगर इंडिया में बैठे हैं और VPN का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो VPN का इस्तेमाल करके IP आपका कनाडा का दिखाएगा, कभी बेल्जियम का दिखाएगा। तो ये सबसे बड़ा अभी चैलेंजेस है साइबर वर्ल्ड के अंदर, कि आज एक फिक्स प्लेस को ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका है कि कहाँ पे साइबर क्राइम हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा सजग रहिए, कहाँ पे क्राइम हो सकता है, कौन सी जगह से हो रहा है, ये कहना मुश्किल है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चलता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है ये क्राइम। जी, जगह का जो है वो ट्रेस नहीं कर सकते हैं? नहीं, ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये आज भी चैलेंजेस बना हुआ है कि हम जुरिस्डिक्शनल पार्ट कहाँ बनाएं। किसी का जुरिस्डिक्शनल पार्ट होता है, लेकिन साइबर स्पेस इतना बड़ा है जगह जहाँ पे जुरिस्डिक्शनल पार्ट को बताना मुश्किल है। जैसे अभी क्या है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपत्तिजनक पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से क्या सजा है? तो आपत्तिजनक पोस्ट के लिए देखिए, सबसे बड़ा एक हम लोग के पास एक हथियार था, जो कि 66A सेक्शन नंबर 66A IT एक्ट के अंदर, जो कि अब हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। वो आपका हटाया गया है 24 मार्च 2015 को, और ये 2008 के अमेंडमेंट में ऐड हुआ था 66A, जिसमें कोई भी आपत्तिजनक बात करेगा तो उस पर कानूनी उस पर जुर्म चलाया जाएगा, उस पर उसको जेल भेजा जाएगा। जी, उस कानून को अभी हटा दिया गया है, क्योंकि उस कानून को हटाने के बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी कहीं ना कहीं हनन हो रहा है।
अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी की ख़त्म कर ली गई तो कोई कुछ भी बोल कर चला जाएगा। उसके लिए आईपीसी की धारा 294, 153A, 505A के तहत उस पर कार्रवाई होगी, जो कि 3 महीने का जेल और जुर्माना भी लगेगा। साथ ही साथ अगर वो ये काम गलत आईडी बना के कर रहा है तो इंडियन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 66C और 66D के अंदर उस पर जुर्माना FIR रजिस्टर्ड होगा। और अगर कोई डिफेम कर रहा है, गाली दे करके किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो 499 और 500 आईपीसी की धारा के अंदर ये केस रजिस्टर्ड होगा। जी प्रदीप जी। था फोन पे जैसे धमकी देना, गाली देना, ये फोन पे देना नहीं, थ्रेट करना तो क्राइम है ही सर। थ्रेट करना तो क्राइम है ही, वो तो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर ही आएगा, जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर प्रोविजन भी है उसके लिए, और आईपीसी की धारा के अंदर भी उसको जेल हो सकती है लाइफ थ्रेट के लिए। जी। सोशल मीडिया पर ठगी करने वालों पर क्या सजा है? देखिए सर, सोशल मीडिया पे ठगी करने का अभी रिसेंटली एक केस हुआ था बेंगलोर में। एक पुलिस ऑफिसर की आईडी को क्लोन कर लिया गया था। उसकी डीपी, वो जिसको हम लोग डिस्प्ले पिक्चर बोलते हैं, उस पिक्चर को ले करके एक OLX में बनाया गया था एक आईडी, और उस आईडी में एक जो प्रोडक्ट है जो हम लोग सेल करते हैं उस प्रोडक्ट को, तो अगर वो प्रोडक्ट 10,000 का है तो वो लोग जो क्रिमिनल्स है, स्कैमर्स हैं, वो उसको 4,000 या 3,000 में बेच रहे हैं। तो ऐसा होता है, QR कोड एक होता है पेमेंट के लिए। अगर आप देखें तो पेमेंट अगर करें तो आप पेटीएम या जिस तरीके से करते हैं उसमें QR कोड होता है या बार कोड होता है, जिस तरीके का पेमेंट गेटवे के थ्रू, तो वहाँ पे ये लोग ठगी वाले बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी इनको बुक कीजिए वरना ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, एक लिमिटेड ऑफ़र के अंदर है। तो लोग क्या करते हैं, जिनको पता नहीं है वो जल्दी जल्दी पेमेंट करते हैं, कुछ अमाउंट दे करके, बाकी अमाउंट कहेंगे हम लोग जब मिलेंगे तब पेमेंट दी जाएगी। तो QR कोड का फेर बदल होता है यहाँ पे। QR कोड अगर आप सही नहीं है, पेमेंट आपका गलत तरीके से चला जाएगा, किसी गलत लोग के पास चला जाएगा। तो इसीलिए इसमें यह कहना कि ऑनलाइन ठगी से हमेशा बचना है। और आप अगर किसी से भी परचेस कर रहे हैं ऑनलाइन या किसी चीज़ से डील कर रहे हैं, कमर्शियल डील कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप उस व्यक्ति को फिजिकल मिलें और फिजिकल मिल के उस प्रोडक्ट की जानकारी लें, उसके बाद उसकी पेमेंट करें, ना कि ऑनलाइन। क्योंकि QR कोड और जो बार कोड है वो आज के टाइम में उसमें चेंजेस होता है, टेम्परिंग की जाती है उसको, तो टेम्परिंग करके लोग पेमेंट कहीं और से कहीं और दे देते हैं। तो यहाँ पे OLX का बहुत बड़ा केस है, और जो कि ये बराबर OLX आज भी अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रहा, आज भी हो रहा है। तो ये इसका एक गिरोह है बहुत बड़ा, तो इस पे अभी भी काम चल रहा है कि ऐसे कौन लोग हैं जो ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। जी प्रदीप जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर। फिर हम कभी आपसे काफ़ी बातें करेंगे। आज हमारे पास वक्त कम है, आप अपना कीमती समय हमको दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।